Okay, Bacha Party, we will start today with PYQs of current electricity. दोनों बोर्ड्स के PYQs देखेंगे अपन, ठीक है? Okay, so how does the random motion of free electrons in a conductor get affected when a potential difference is applied across its ends? तो ये आपका देखो CBSE का 2014 का क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर्स में आया था कि रैंडम मोशन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक कोई कंडक्टर है उसमें भाई साहब क्या होता है, कंडक्टर में आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है तो फ्रीली रैंडम मोशन कर रहे हैं। जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ठीक है, अक्रॉस द फ्री एंड्स, ठीक है, गेट अफेक्टेड व्हेन, तो आपका यहाँ पे रैंडम मोशन कैसे इंपैक्ट हो जाएगा, नाउ इट विल गेट स्ट्रीमलाइन, ठीक है। अभी आपका इलेक्ट्रॉन्स का मोशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इट विल गेट स्ट्रीमलाइन, ये इलेक्ट्रॉन्स का मोशन भाई साहब हो जाएगा आपका स्ट्रीमलाइन, ठीक है, क्लियर है। और ये स्ट्रीमलाइन होना मतलब अभी ये इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे भाई साहब, दे विल फ्लो टुवर्ड्स द, इस तरफ जाएंगे, करंट आपका इस तरफ होगा एंड दे विल फ्लो टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, यही होता है चेंज। ओके ओके ओके, देख लीजिए स्टैंडर्ड आंसर कैसा होता है, ठीक है। सो कंडक्टर्स कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन just as in the molecules of a gas in the conductor, and the net current through the wire is zero. As soon as you apply a potential difference, if the ends of the battery are connected, if the ends of the wire are connected to a battery, an electric field will be set up at every point within the wire. Due to electric effect of the battery, the electrons will experience a force in the direction opposite to the electric field. ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, यहाँ पे देखो स्टेट बोर्ड का सवाल है, ठीक है, Kirchhoff's second law, voltage law, स्टेट बोर्ड में आया हुआ ये सवाल, ठीक है। Kirchhoff's second law, that is voltage law, is based on the conservation of charge, conservation of mass, ठीक है, conservation of energy और conservation of momentum। तो आपका भाई साहब किस चीज पे ये बेस है, देखो Kirchhoff का सेकेंड लॉ, KVL जो है आपका Kirchhoff का वोल्टेज लॉ, that is in a loop the total voltage is constant, ठीक है। Kirchhoff का सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन मास का तो कोई लेने देना है नहीं भाई साहब, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी भाई साहब नहीं होगा, ऑब्वियसली मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी, मतलब इसमें मैकेनिकल क्वांटिटी है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे भी ये नहीं है, ठीक है, इट विल बी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि आपके पोटेंशियल से एक एनर्जी क्रिएट होती है विच इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ओके, व्हेन अननोन रेजिस्टेंस इज डिटरमिन्ड बाय अ मीटर ब्रिज, द एरर ड्यू टू constant resistance is minimized by connecting both the resistances only in one gap, interchanging the position of the known and unknown resistances, potential आप भाई साहब मीटर ब्रिज को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। when unknown resistance is determined by meter bridge, the error due to contact resistance is minimized by connecting both the resistances only in one gap, interchanging the positions of known and unknown resistances using uniform wire, ठीक है, obtaining the null point near the ends of the wire। तो अगर आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे आपका 2 का आंसर कितना आया, देखो बी, इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द नोन एंड अननोन रेजिस्टेंस। तो आपने देखो यहाँ पे एक नोन रेजिस्टेंस रखा है, ये अननोन रेजिस्टेंस रखा है, इसको अगर आप इंटरचेंज कर दो तो आप उस रीडिंग को देखो, ठीक है, उस रीडिंग में भी आपका अगर रीडिंग सेम आ रहा है तो उसमें हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ऐसा ही यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है भाई साहब, V/L है ना, तो ये कितना हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर, ऐसा यूनिट पूछा है तो वोल्ट पर मीटर। इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेजर कर पाए और प्लस भाई साहब आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को भी जो मेजर कर पाए। आपने देखा भाई साहब कल हम पोटेंशियोमीटर को किन किन चीजों के लिए यूज करते हैं, एक ईएमएफ को फाइंड आउट करने के लिए, दूसरा भाई साहब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल को फाइंड आउट करने के लिए, और तीसरा भाई साहब रेशियो, ठीक है, अगर दो अननोन सेल्स हैं तो उनके ईएमएफ के रेशियोज को अपन कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों चीजें कवर हो रही हैं, सो ये आ जाएगा आपका पोटेंशियोमीटर, ठीक है। व्हेन नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड इन द पोटेंशियोमीटर, द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द मेन बैटरी, नल पॉइंट ऑब्टेन हुआ है। पोटेंशियोमीटर का डायग्राम समझिए, एक आपका प्राइमरी सर्किट है, एक आपका भाई साहब सेकेंडरी है, ठीक है। तो नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड इन द पोटेंशियोमीटर, करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द मेन बैटरी, सेल बैटरी, बोथ मेन मतलब मेन सर्किट का बैटरी, ठीक है, मेन एंड सेल बैटरी, नीदर मेन और सेल बैटरी। तो आपका प्राइमरी सर्किट में अभी भी करंट जा रहा है, सेकेंडरी सर्किट में करंट नहीं जा रहा है। सेकेंडरी सर्किट में आपने नल पॉइंट अचीव कर लिया है, तो सेकेंडरी सर्किट में अगर करंट नहीं जा रहा है तो भाई साहब यहाँ पे प्राइमरी में तो जा रहा है ना, और प्राइमरी में कहाँ से करंट जा रहा है, ऑब्वियसली जो मेन सेल है आपका, वी जिसको अपन बोलते हैं,
ठीक है। जिस V पे आप क्या कैलकुलेट करते हैं, V बाई एल कैलकुलेट करते हैं, जो K आप कैलकुलेट करते हैं वो V बाई एल होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन बैटरी, ठीक है। इफ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ अ वायर डिक्रीजेस देन इट्स लेंथ, तो भाई साहब आपका देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, V बाई एल, ठीक है। तो भाई साहब आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट इज, आपका अगर लेंथ से हम इसको कंपेयर करें तो 1 बाई एल है ना। तो अगर भाई साहब इसको बढ़ाएंगे तो ये डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे if potential wire decreases then its length increases, तो ये लेंथ आपका भाई साहब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। दोनों में इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है। 4 रेजिस्टेंसेस 4, 8, X and 12 are connected in series to form a Wheatstone network. If the network is balanced, the value of V कितना हो जाएगा भाई साहब, 4 by 8 will be equal to 12 by X। उल्टा भी लिख सकते हैं, 4 by 12 is equal to 8 by X भी लिख सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो 1 by 2 is equal to 12 by X, तो X की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 24, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका 24, ठीक है। क्लियर है। स्टेट बोर्ड के ये एमसीक्यूज थे। ओके चलिए भाई साहब, आपके ओम्स लॉ पे क्वेश्चन है, सीबीएसई का क्वेश्चन है 2021-22 का, ठीक है। ओके, a potential difference of 200 volt is maintained across a conductor of resistance 100 ohms, तो V is equal to 200 volts और R is equal to 100 ohms, ठीक है। The number of electrons passing through it in 1 second, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे। भाई साहब देखो, आप ओम्स लॉ लगाओ, V is equal to IR होता है, I की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, V by R, ठीक है। तो V by R मतलब हो गया आपका 200 by 100, so this will be how much, 2 amperes। 2 amperes मतलब क्या हो जाएगा, 2 कूलम पर 1 सेकेंड, है ना भाई। 2 amperes का मतलब क्या है, I क्या होता है, I होता है आपका dq by dt, ठीक है। तो मतलब 2 एम्पियर मतलब 2 कूलम पर सेकेंड। ओके, अभी आपसे पूछा है हर सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो भाई साहब एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 2 कूलम का, और आपका एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है भाई, चार्ज होता है आपका क्या, Q इज इक्वल टू NE, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चार्ज हो गया कितना, पर सेकेंड, चार्ज पर सेकेंड, यहाँ पे चार्ज पर सेकेंड इज हाउ मच, 2 कूलम्स। तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो भाई साहब n इज क्या हो जाएगा आपका, 2/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड है ये, ठीक है। ओके, तो आपका कितना हो गया यहाँ पे भाई साहब, 20/16 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे हो गया आपका कितना, 4 4 16, 4 5 20, 4 1 4, 1.25 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा भाई साहब आपका, ठीक है। क्लियर है। ओके ओके ओके, the ratio of current density and electric field is called what। भाई साहब देखो, करंट डेंसिटी क्या होती है, J, नहीं, हाँ, लेकिन यहां पे आपसे पूछे, हाँ, और सिग्मा E, सिग्मा क्या होता है बच्चा वाड़ी, कंडक्टिविटी, ठीक है। सिग्मा इज बेसिकली कंडक्टिविटी, सिग्मा इज, ये कंडक्टिविटी क्या होती है अभी भाई साहब, ये सब चिंटू पिंटू सवाल हैं जिसपे थोड़ा सा आपका मतलब, ये इसमें कोई भारी भरकम डेरिवेशन नहीं है, लेकिन इनको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी मतलब अगर आप लिखोगे वैसे कंडक्टिविटी इज 1 by रो, या रो इज इक्वल टू 1 by कंडक्टिविटी। इसका यूनिट है क्या, ओम पर मीटर, और इसका भाई साहब माइनस, ठीक है। तो ये आपका मो हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली मो। ओके, क्या कंडक्ट, तो आपका भाई साहब यहाँ पे द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी अपॉन E, दिस विल बी हाउ मच, आपका कंडक्टिविटी। सो ये हो जाएगा भाई साहब आपका कंडक्टिविटी। इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट, ओके, उल्टा पूछा है अभी, तो आपका भाई साहब 1 by सिग्मा क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी, उल्टा पूछा है भाई साहब, और ये क्या हो जाएगा आपका रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू E by करंट डेंसिटी, तो ये हो जाएगा आपका रेजिस्टिविटी, ठीक है। क्लियर है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, स्टेट थियरी क्वेश्चन है। ओके, स्टेट बोर्ड का सवाल है, देखो वेरी शॉर्ट आंसर में,
पूछा गया है स्टेट कर्शॉफ्स, नहीं ये स्टेट बोर्ड का सवाल एक्चुअली बोर्ड में नहीं आया है, ये आपके स्टेट बोर्ड के जो क्वेश्चनियर रिलीज होती है ना उनके साइट पे, वो क्वेश्चन, दीज आर दोज क्वेश्चंस, ठीक है, जो क्वेश्चन रिलीज होते हैं वो क्वेश्चन है ये। ओके ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के साइट पे है, ठीक है। स्टेट कर्शॉफ्स फर्स्ट करंट लॉ, द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0 इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ आउटगोइंग करंट, ठीक है। ओके वेयर I इज द करंट इन द ith कंडक्टर एट अ जंक्शन हैविंग I कंडक्टर्स। ओके थियरी क्वेश्चंस। ओके तो आपका कर्शॉफ का सेकंड लॉ देखो, द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस प्रोडक्ट्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस एंड द इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्सेस इनक्लोज्ड इन अ लूप इज 0। तो आपका भाई साहब अलजेब्रिक सम ऑफ E एंड अलजेब्रिक सम ऑफ IR इन एन एनक्लोज्ड लूप इज 0। ये लूप लॉ है भाई साहब आपका कर्शॉफ का, ठीक है। What is the basis of Kirchhoff's current law and voltage law? Is based on the law of conservation of charge, ठीक है। Kirchhoff's current law मतलब जो आपका ये वाला है I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, ठीक है। अगर भाई साहब आपका I1 है और I2 है, दिस इज इक्वल टू I, या I इज इक्वल टू I1 I2, दिस इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Kirchhoff का जो फर्स्ट लॉ है, ठीक है, विच इज बेसिकली जंक्शन लॉ। Kirchhoff का जो फर्स्ट लॉ है दैट इज जंक्शन लॉ, दैट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है भाई साहब, ठीक है। एंड कर्शॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो वोल्टेज लॉ है आपका भाई साहब, दैट द इन अ क्लोज्ड लूप द समेशन ऑफ EMF एंड समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू 0, दिस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो आपका जो वोल्टेज लॉ है दैट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये याद रखिएगा भाई साहब, ठीक है। MCQ में पूछा गया है, देखिए यहाँ पे आपका कर्शॉफ का जो फर्स्ट लॉ है दैट इज जंक्शन लॉ, दैट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और कर्शॉफ का जो सेकंड लॉ है दैट इज वोल्टेज लॉ, दैट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। ओके आर कर्शॉफ्स लॉ एप्लीकेबल टू बोथ AC एंड DC सर्किट्स? यस। आप बोलेंगे AC सर्किट क्या है, वो आप पढ़ेंगे, ठीक है। AC सर्किट मतलब आपका जो ये हाउस होल्ड सर्किट है वो AC सर्किट है, यहाँ पे आपके पोलैरिटी चेंज होती रहती है फटाफट, ठीक है। मतलब आपका ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ऐसा होता रहेगा। जैसे आपका DC सर्किट क्या है, देखो ये आपका DC सर्किट है, ये आपका DC सर्किट मतलब जो प्लस है वो प्लस ही रहेगा, जो माइनस है वो माइनस ही रहेगा, ठीक है। जो भी चीज में आपको चार्जर की जरूरत पड़ती है वो DC सर्किट पे ऑपरेट करता है, ठीक है। जैसे लैपटॉप में आपको अडेप्टर की जरूरत पड़ती है, ये अडेप्टर कर क्या रहा है, ये अडेप्टर आपके बैटरी को चार्ज कर रहा है, लेकिन आपको अडेप्टर अलग से जरूरत क्यों पड़ी है, ऐसे ही लाइव वायर क्यों नहीं आप कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये AC सर्किट को, AC करंट को DC में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। AC करंट को DC में कन्वर्ट कर रहा है। जो भी आपके ऐसे इक्विपमेंट्स हैं उसमें आपको ये लगेगा ही, AC को DC में करना। आपका जो मोबाइल में बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए आपको अलग से एक अडेप्टर, एक चार्जर की जरूरत पड़ेगी। ये चार्जर का फंक्शन क्या है, AC करंट को DC में कन्वर्ट करना, ठीक है। AC करंट में होता क्या है, मैं ऑब्वियसली आपका ये चैप्टर है प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, ऐसा होता रहेगा, ठीक है। आपको जो ये दिख रहा है ना भाई साहब, ये आपका जो प्लग पॉइंट है, ये तो आपका अर्थिंग का है, ये प्लस माइनस, माइनस प्लस, ऐसा होता रहेगा, ये प्लस माइनस, फिर ये प्लस माइनस, माइनस प्लस, ऐसा होता रहेगा। और ये बहुत जोर से होता है, पट पट होता रहता है। मतलब आपका इंडिया में इसका फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है इसकी, मतलब 50, एक सेकेंड में 50 बार ऐसे पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, 50 बार पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसको जैसे आप बोलेंगे भाई साहब उनको दिख तो नहीं रहा है, फिर तो ये बल्ब ऐसा होना चाहिए था भाई, अगर ऐसा हो रहा है तो दिखना चाहिए ना, क्योंकि आपकी पोलैरिटी चेंज हो रही है, तो बल्ब में या कोई भी लाइटिंग इक्विपमेंट में ये दिखना चाहिए। आपकी आंखें इसको कैप्चर नहीं कर सकती हैं, लेकिन कैमरा की आंखें कैप्चर कर सकती हैं। वो देखो वहाँ पे अगर CCTV का कैमरा देख रहे हो, मेरा बोर्ड दिख रहा है आपको, ठीक है, वो फ्लिकरिंग दिख रही है आपको, ये फ्लिकरिंग बेसिकली एक इंडिकेशन है कि इट इज दिस इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपके कैमरा में, ये जो कैमरा है इसमें मैंने कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं ताकि कैप्चर ना हो। इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी को हमने मैच कराया है, जिसकी वजह से फिर भी अगर मैं कभी भूल जाता हूँ इसको मैच कराने के लिए तो वही इफेक्ट आएगा, ऐसा आएगा बच्चा, ठीक है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ पे CCTV कैमरा इसको कैप्चर कर रहा है, और CCTV कैमरा में बेसिकली ये कैप्चर हो जा रहा है क्योंकि उसका जो फ्रेम रेट है वो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, इसके फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं कर रहा है। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री मतलब आप बोलते हैं ना, इस कंप्यूटर को असेंबल करके हम बेच रहे हैं,
या इस इक्विपमेंट को हम असेंबल करके बेच रहे हैं। असेंबल मतलब कुछ नहीं होता है, फॉरेन से आप कोई चीज लाते हो, उसको इंडियन सिस्टम में अपग्रेड करते हो, मतलब इंडियन करंट के हिसाब से उसको अपग्रेड करते हो, और कुछ नहीं, वही सारा इक्विपमेंट्स है, लेकिन इसमें लोग जीएसटी बचा लेते हैं। खैर, तो मतलब आपका एसी करंट क्या होता है, एसी करंट में पोलैरिटी फटाफट फटाफट चेंज होती है, और आपका भाई साहब डीसी करंट में पोलैरिटी सेम रहती है। ठीक है, सो किरचॉफ्स लॉ आर एप्लीकेबल टू बोथ द सर्किट्स, एसी एंड डीसी सर्किट्स। डीसी सर्किट तो अभी आपको कहीं पे मिलेगा नहीं, ठीक है, बहुत कम ही आपको डीसी सर्किट्स मिलेंगे। ये आपके लैपटॉप के सर्किट्स हो गए, या आपके भाई साहब फोन के, ये आपके डीसी सर्किट्स पे ऑपरेट करते हैं, बाकी सब तो एसी हो गया है। आज से करीबन 10 साल पहले आपके जो मुंबई में लोकल ट्रेन चलते थे, दे वर एक्चुअली ऑन डीसी सर्किट। सो राइट नाउ एवरीथिंग हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एसी सर्किट्स। एसी सर्किट का एडवांटेज ये है कि आप उसको बहुत दूर तक भेज सकते हैं। डीसी सर्किट में आप जितना दूर उसको भेजने की कोशिश करेंगे उतना पावर लॉस होगा। ठीक है, सो फॉर लॉन्ग सर्किट्स यू ऑलवेज हैव टू हैव एन एसी सर्किट। ठीक है, okay, in case of AC though summation of current should be done in vector form और using instantaneous value for, ये आप अभी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि AC करंट में आपका वेव फॉर्म में करंट जा रहा है, तो उसका एक वेव इक्वेशन होता है। ठीक है, सो आपका जैसे करंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, सो दैट इज बेसिकली अ वेव फॉर्म ऑफ करंट। ठीक है, सो दैट बट द बॉटम लाइन इज Kirchhoff's law are applicable to both AC and DC circuits. ठीक है, both AC and DC circuits. Okay. Potential gradient, भाई क्या है रे ये सब? Okay, potential gradient is defined as potential per unit length of wire. कल ही हमने देखा what factors in the potential gradient of the wire depend, V by L है potential and length of course. ठीक है, SI यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। State any uses, any one use of potentiometer, क्या क्या 3 uses है, EMF, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ रेशियो और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन सेल, ये तीनों चीज हम निकालते हैं भाई साहब। ठीक है, ओके चलिए भाई साहब, एक न्यूमेरिकल आया, अ वोल्ट मीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 100, आंसर भी साथ में आ गया। ओके, वोल्ट मीटर है भाई साहब, इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 100 ओम्स। व्हाट विल बी इट्स रीडिंग व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ, तो आपका वोल्टेज कितना दिया हुआ है भाई साहब, 6 वोल्ट्स, और इस सेल का भाई साहब, तो ये आपका सेल है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है भाई साहब, 20 ओम्स। ठीक है, तो आपका भाई साहब वोल्ट मीटर है द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपका वोल्टेज कितना होगा, व्हाट विल बी द वोल्टेज। ठीक है, हमको मालूम है E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। ठीक है भाई साहब, क्लियर है, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर होता है। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, V की वैल्यू हो जाएगी कितनी, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, R प्लस आर, ठीक है, आर प्लस आर ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और इनटू आपका भाई साहब देखो यहाँ पे वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी इट्स रीडिंग, तो आपका करंट कितना हो जाएगा भाई साहब, करंट कितना हो जाएगा, करंट विल बी इक्वल टू E बाई आर प्लस आर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि वोल्टेज अक्रॉस किसका, देखो अभी यहाँ पे 2 रेजिस्टेंसेस हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस खुद का 20 ओम का, और ये भाई साहब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में, और जब सीरीज में होता है तो वोल्टेज अलग अलग होते हैं, करंट सेम होता है, तो करंट इससे भी इतना ही जाएगा, करंट इससे भी इतना ही जाएगा। ठीक है, क्लियर है, वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू होता है भाई साहब आई आर, आई हो गया आपका E बाई आर प्लस आर इंटू आर, अब वैल्यूज डाल दीजिए भाई साहब, 6 बाई ये हो गया 20 और 6 26 इंटू आर, आपकी वैल्यू हो गई भाई साहब 100। ठीक है, सो 2 3 6 और ये हो गया हाँ, अरे अरे अरे, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 6 और ये हो गया 100 प्लस 20, तो हो गया 120 इंटू ये हो गया भाई साहब 100। ठीक है, ये और ये कैंसिल, 6 1 6 6 2 12 2 5, तो वोल्टेज आपका कितना हो गया भाई साहब 5 वोल्ट। ठीक है, क्लियर है, ओके। इन अ मीटर ब्रिज 2 अननोन रेजिस्टेंसेस R and S when are connected between the 2 gaps, ठीक है, gives null point as 60 cm from the end, what is the ratio of R and S। मीटर ब्रिज अगर आपको याद भी नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज को याद रखिए भाई साहब। ठीक है, मीटर ब्रिज इज एज गुड एज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, तो आपका मीटर ब्रिज में क्या होता है बोलो, R बाई L1 इज इक्वल टू S बाई L2। ठीक है, इस L2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस L1, मीटर ब्रिज है ना भाई साहब। ठीक है, 100 माइनस L1, ओके, R बाई ये L1 कहां से आया है, ये एक्चुअली आया रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू L1। ठीक है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, लेकिन यहाँ पे भी वही होगा, रेजिस्टेंस पर वो रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कैंसिल हो जाएगा, इसलिए L1 आया है। ठीक है, R बाई L1 भाई साहब,
क्या है आर एन एस, तो आर बाई एस कैलकुलेट करना है ना। आर बाई एस कितना हो जाएगा बोलो, L1/100 माइनस L1, ठीक है। L1 की वैल्यू कितनी है 60, इसकी हो गई भाई साहब 40, कैंसिल हम 2 3 6 2 2 4, तो ये हो गया आपका 3/2, सिंपल, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके, अरे ओके बोला तो भाई साहब। Two wires X and Y of same material and of equal length having areas of cross section A and 2A respectively are connected in parallel across an ideal battery of EMF E. What is the ratio of current density Jx by Jy by then? चलिए फटाफट करना भाई साहब। देखो समझो इस चीज को, यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टू वायर्स एक्स और वाई है ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल बोल रहे हैं तो माइंड में कन्वर्जन चलना चाहिए, क्या सेम हो जाएगा, रेजिस्टिविटी सेम हो जाएगी भाई साहब, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी विल बी सेम, रेजिस्टिविटी आपकी सेम हो गई भाई साहब, ठीक है। एंड ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों का भाई साहब इक्वल लेंथ है, तो लेट्स से एल भी आपका सेम हो गया भाई साहब, ठीक है, ओके। एंड ऑफ एंड हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड 2A, तो आर में जो डिफरेंस आएगा वो किसके वजह से आएगा, देखो तो आर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी इंटू एल बाई ए, और आर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, रेजिस्टिविटी सेम लेंथ है ना, L/2A, समझम भाई साहब, ठीक है, ओके। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इनका भाई साहब पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है अक्रॉस एन आइडियल ईएमएफ ऑफ आइडियल बैटरी ऑफ ईएमएफ भाई साहब E. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द करंट डेंसिटी इन देम, तो करंट दोनों में से सेम जाएगा कि अलग जाएगा, नहीं पैरेलल है तो अलग जाएगा भाई साहब, करंट दोनों में से अलग जाएगा, ठीक है। हाउ विल वी फाइंड आउट द करंट, करंट भाई साहब कैसे फाइंड आउट करेंगे, V बाई आर, तो I इज इक्वल टू, दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा, तो EMF भाई साहब आपका हो गया E, इसका भाई साहब कितना हो गया बोलो, RX की वैल्यू E बाई RX, तो ये हो गया आपका IX, समझ में आ रहा है भाई साहब, कितना हो गया बोलो, अरे बोलो ना भाई साहब, E रो L बाई A, सो दैट विल बी हाउ मच, A बाई रो L, ठीक है, ओके। आई वाई की वैल्यू बता दो भाई साहब, E बाई आर वाई, तो ये हो गया E बाई रो L बाई 2A, सो दैट विल बी 2EA बाई रो L, समझम भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, अच्छा जी, ओके। तो IX बाई IY हो गया ये, ओके। बताइए मेरे को JX कितना हो जाएगा, JX विल बी क्या हो जाएगा बोलो, JX विल बी, या JX बाई JY एक बार ही कर दो भाई साहब, क्या है JX, क्या होता है, करंट डेंसिटी होती है भाई साहब I बाई A, तो ये हो गया आपका कितना, IX बाई A अपॉन IY बाई A, तो ये हो गया कितना आपका EA बाई रो L, यहां पे आ जाएगा ना, ठीक है, अपॉन E2EA बाई रो L, ये हो गया A, ये और ये भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, E और E कैंसिल हो गया, A और A कैंसिल हो गया, 1/2, JX बाई JY की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2, JX बाई JY की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2, ठीक है। A copper wire of non-uniform area of cross section is connected to a DC battery. The physical quantity which remains constant along the wire, क्या हो जाएगा भाई साहब, that will be current. इलेक्ट्रिक जो करंट है वो आपका कांस्टेंट रहेगा भाई साहब, ठीक है। बाकी सारी चीजें चेंज हो सकती हैं, चेंज कैसे होंगी, आप रेजिस्टेंस कैसे चेंज करोगे, देखो आपने पोटेंशियोमीटर में क्या पढ़ा, जैसे जैसे भाई साहब आपका लेंथ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस चेंज होता जाएगा, ठीक है। सो लेंथ के साथ भाई साहब आपका रेजिस्टेंस चेंज होता जाएगा। और नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, तो आपका भाई साहब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कहीं पे मोटा है कहीं पे पतला है, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस चेंज होगा, ठीक है। लेंथ के हिसाब से रेजिस्टेंस चेंज होगा और भाई साहब क्रॉस सेक्शनल एरिया के हिसाब से भी। द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द वायर, ये क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द वायर, दैट इज करंट, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। दिस विल बी इलेक्ट्रिक करंट वा, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब इसको करना है फटाक से,
सीबीएसई का सवाल है भाई साहब, अ मेटल रॉड ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया हैविंग लेंथ हैज करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट। ये आपका मेटल रॉड है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका लेंथ कितना है भाई साहब? मेटल रॉड, a metal rod of square cross sectional area, metal rod of square cross sectional area A having length L has current I flowing through it, ठीक है? When a potential difference of V volt is applied across its end, now the rod is cut parallel to its length। अभी रॉड को भाई साहब हमने कट किया है ऐसे और ऐसे जोड़ दिया है, ठीक है? Now the rod is cut parallel to its length into two identical pieces and joined as shown. What potential difference must be maintained across the lengths so that the current is still I? तो कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस अब मेंटेन करें कि भाई साहब करंट स्टिल आई? बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके देखो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका रेजिस्टेंस भाई साहब, इस वाले का रेजिस्टेंस इन फर्स्ट केस विल बी हाउ मच? रो रेजिस्टिविटी, एल कितना हो गया भाई साहब आपका? एल दिया हुआ है यहाँ पे, एल अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ठीक है? फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, सेकंड केस में मेरे को रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा? अरे बोलो ना बोलो, आपका रो 2L और ए क्या हो जाएगा? ए का आधा हो गया, A/2 हो गया, समझ में आता? ठीक है, रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, सो दिस विल बी हाउ मच? इधर भाई साहब 2 ऊपर गया तो 2 2 हो गया भाई साहब 4 रो L/A, है ना भाई साहब? 4 रो L/A, तो ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका R1। आपको करंट को सेम रखना है। अभी देखो यहाँ पे लेट्स से करंट इज आई, तो करंट क्या हो जाएगा? V/R, ठीक है? तो आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस रखा है यहाँ पे V, तो V इज इक्वल टू भाई साहब कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू IR, जिसका मतलब हो गया भाई साहब आपका करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू IR, है ना? तो यहाँ पे आपका R I का वैल्यू हो जाएगा भाई साहब क्या? V/IR, सॉरी V/R, ठीक है? तो V/R मतलब V/R1, V/R1 मतलब V बाई रो L/A, तो ये हो गया आपका VA बाई रो L, ठीक है? रो L। सेकेंड केस में भी आपको करंट सेम ही रखना है। अभी लेट्स से यहाँ पे I, ये आपको मालूम है V'/R2, ठीक है? V'/R2, ये V' की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है? तो V' भाई साहब क्या हो जाएगा? I इंटू R2, ठीक है? I की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली, कितनी है भाई साहब? VA बाई रो L, है ना? I की वैल्यू आप निकाल चुके हैं यहाँ पे, VA बाई रो L इंटू R2, R2 की वैल्यू कितनी आई है बोलो? 4 रो L/A। समझ में आ रहा है भाई साहब? R2 की वैल्यू इतनी आई है, ठीक है? यहाँ पे A और A भाई साहब कैंसिल, रो और L और L कैंसिल, तो 4 टाइम्स द वोल्टेज, ठीक है? जो नया वोल्टेज है दैट शुड बी 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वोल्टेज, ठीक है? क्लियर है भाई साहब? तो द न्यू वोल्टेज हैज टू बी 4 टाइम्स द ओरिजिनल वोल्टेज। क्लियर है भाई साहब? और भी क्लियर क्लियर क्लियर? ओके ओके ओके, अरे ओके बोला तो भाई साहब। ओके, पोटेंशियोमीटर का भाई साहब डिसएडवांटेज क्या है? वोल्ट मीटर के ऊपर काफी बल्की है, ठीक है? वोल्ट मीटर टिन्नू सा एनवायरनमेंट है। ओके, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर अ वोल्ट मीटर? पोटेंशियोमीटर इज नॉट पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब भाई साहब काफी बल्की है, दिस इज बेसिकली बल्की, इसीलिए इसको कैरी करना आसान नहीं है, ठीक है? डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इज नॉट पॉसिबल। नाउ व्हाट डज दिस मीन? वोल्ट मीटर को जैसे ही आप सर्किट में कनेक्ट करते हैं आपको वोल्टेज दिख जाएगा, पोटेंशियोमीटर में ऐसा नहीं होगा, आपको L1 और L2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिमेंबर द फॉर्मूला, ठीक है? आपका अगर किसी का ईएमएफ डिटरमिन करना है तो वो क्या होता है? V/L इंटू L1, जो भी आपका भाई साहब गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आई है, तो आप बेसिकली कैलकुलेट करते हैं इसको, ठीक है? आपको डायरेक्ट रीडिंग नहीं मिलता है, वोल्ट मीटर में आपको डायरेक्ट रीडिंग मिलता है। और अगर डिसएडवांटेज पूछे तो आपका यहाँ पे तो पूछा है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर ओवर अ वोल्ट मीटर, उल्टा पूछे तो वोल्ट मीटर ओवर अ potentiometer, there is always some amount of current loss, so potentiometer is more accurate in measuring the voltage, ठीक है? Plus potentiometer has the additional availability of measuring what? The internal resistance as well as comparing the EMF of two cells, which you cannot do with a voltmeter। ये आप वोल्टमीटर से नहीं कर सकते, ठीक है? क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके।
ओके, वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में भाई साहब क्या क्या डिफरेंसेस हैं? रेजिस्टेंस यहाँ पे पोटेंशियोमीटर में भाई साहब इनफाइनाइट है, रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, इस रेजिस्टेंस इज हाई बट फाइनाइट। आपने जो शंट लगाया हुआ है वो एक फाइनाइट रेजिस्टेंस है। इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सोर्स। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपने यहाँ पे नल पॉइंट अचीव कर लिया है, यहाँ पे नल पॉइंट अचीव कर लिया। इट ड्रॉ सम करंट फ्रॉम द सोर्स ईएमएफ। तो सोर्स ईएमएफ से ये कोई भी करंट, तो आपके देखो पोटेंशियोमीटर में दो सर्किट्स होते हैं, प्राइमरी मेन सर्किट एंड सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट में कोई करंट नहीं है, इसका मतलब सेकेंडरी सर्किट मेन सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत करंट आपका जाएगा मेन सर्किट से। इट ड्रॉ सम करंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ ईएमएफ। The potential difference measured by it is equal to the actual potential difference. ये potential difference is equal to this. The potential difference measured by is less than the actual potential difference. Potential difference less होगा actual potential difference से। High sensitivity है। High sensitivity क्यों? क्योंकि भाई साहब ये आपको exact reading दे रहा है। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं भले, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी हाई है, ठीक है। यहाँ पे आप नल पॉइंट से अचीव करके उसके बाद कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी सेंसिटिविटी लो है। इट मेजर्स ईएमएफ एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपका भाई साहब ईएमएफ भी मेजर करता है प्लस आईआर भी मेजर करता है, ठीक है। इट मेजर्स ओनली पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इट इज यूज्ड टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे भाई साहब रेजिस्टेंस को ही नहीं मेजर करता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करेगा, ठीक है। मोर एक्यूरेट, द रीजन व्हाई इट्स मोर एक्यूरेट इज बिकॉज देयर इज नो करंट लॉस फ्रॉम द मेन सर्किट। यहाँ पे भाई साहब करंट लॉस की वजह से लेस एक्यूरेट है। इट डज नॉट गिव डायरेक्ट रीडिंग। यहाँ पे भाई साहब डायरेक्ट रीडिंग नहीं होता, आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से भाई साहब कोई बता सकता है मुझे ईएमएफ का क्या होगा? ईएमएफ विल बी इक्वल टू क्या? K इंटू L1, ठीक है। ओके, E1 बाई E2, ये क्या हो जाएगा बोलो? L1 बाई L2। ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब। और इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, कल आपने बोला था, भाई साहब एकदम रट लिए भाई साहब, L1 अपॉन L2 माइनस 1, ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। क्लियर है? ओके 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 ओके। सो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बाकायदा, आपको कोई रीडिंग नहीं मिलेगी, डायरेक्ट रीडिंग, ठीक है। इट इज यूज्ड टू मेजर लोअर वोल्टेज वैल्यूज ओनली। तो मतलब आपके लोअर वोल्टेज के वैल्यूज को ये मेजर करता है। इट इज यूज्ड टू मेजर लोअर एज वेल एज हायर वोल्टेज वैल्यूज, ठीक है। ये लोअर वोल्टेज क्यों बोल रहे हैं? याद कीजिए पोटेंशियोमीटर की कंडीशन क्या है, आपका जो ईएमएफ है दैट हैज टू बी लेसर देन वी, इसीलिए लोअर वोल्टेज बोल रहे हैं हम, ठीक है। हायर वोल्टेज में ये भाई साहब अगर हायर हो गया तो पोटेंशियोमीटर को यूज नहीं कर सकते। और दूसरा क्या है आपका भाई साहब, जो कनेक्शन है वो क्या होना चाहिए? सेम पोलैरिटी होनी चाहिए। ये सेम पोलैरिटी वाली कनेक्शन है, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसीलिए आप इसको लोअर वोल्टेज को मेजर करने के लिए ही यूज कर सकते हैं। मतलब जब तक आपका सेकेंडरी सर्किट में वोल्टेज प्राइमरी सर्किट से लेस है देन यू कैन यूज अ पोटेंशियोमीटर, अदरवाइज यू कैन नॉट। समझ में आता? बहुत बढ़िया ना भाई साहब? ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन अमीटर एंड वोल्ट मीटर। ऑब्वियसली भाई साहब ये करंट मेजर करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस। इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इसको पैरेलल में। इट इज एन एमसीजी विथ लो रेजिस्टेंस, ठीक है। अमीटर बेसिकली क्या है आपका? एमसीजी है विथ लो रेजिस्टेंस। इट इज अ मेजरिंग डिवाइस विथ, मतलब आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। एमसीजी मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इसका आइडियली लो रेजिस्टेंस है क्योंकि आप चाहते हैं कि इसमें मैक्सिमम करंट जाए। इसका रेजिस्टेंस हाई रखना पड़ेगा क्योंकि आप चाहते हैं कि इसमें करंट ना जाए, इसको सिर्फ वोल्टेज मेजर करने के लिए हम यूज करें, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसके रेजिस्टेंस को आप कम करेंगे, कैसे कम करेंगे? बाय कनेक्टिंग इट टू अ शंट इन पैरेलल। इसके रेजिस्टेंस को आप क्या करेंगे भाई साहब? इसके रेजिस्टेंस को हायर करेंगे, कैसे करेंगे? बाय कनेक्टिंग अ शंट इन सीरीज। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट को देखिए, रेजिस्टेंस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जब आपने शंटिंग की है पैरेलल में, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? रेजिस्टेंस को कम कर रहे हैं। रेजिस्टेंस को कम करने का मकसद क्या है? आपको आप ज्यादा से ज्यादा करंट उसमें पास करवाएं, क्योंकि आप उसको यूज कर रहे हैं एज एन एमीटर टू मेजर करंट, ठीक है। और आपका भाई साहब उल्टा हो जाएगा वोल्ट मीटर में। स्मॉलर द शंट ग्रेटर विल बी द करंट मेजर्ड, ठीक है। जितना शंट भाई साहब कम होगा, ठीक है, ग्रेटर इट विल विद लो रेजिस्टेंस है, लो रेजिस्टेंस। लार्जर इट्स रेजिस्टेंस ग्रेटर विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ एन अमीटर का क्या हो जाएगा भाई साहब? एस जी इंटू एस प्लस जी, ठीक है, क्योंकि अमीटर को आपने किस में कनेक्ट किया हुआ है? सीरीज में। और रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा? जी प्लस एक्स, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर मतलब गैल्वेनोमीटर का और प्लस शंट का, ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब जी प्लस एस। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम अच्छा
ठीक हो गया। बहुत सब थियरी वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ गए भाई साहब। डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। आई डोंट थिंक इट नीड्स। देखो रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए, रेजिस्टिविटी एलिमेंट स्पेसिफिक होता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी इज बेसिकली कंसर्न विद द सब्सटेंस एंड रेजिस्टेंस इज कंसर्न ऑब्वियसली विद द एलिमेंट ऑफ द सब्सटेंस एज वेल एज लेंथ एंड एरिया। ठीक है, तो ये सब आपके भाई साहब डिफरेंसेस हो गए। क्या फालतू वाला क्वेश्चन। ओके चलिए भाई साहब इसको करते हैं न्यूमेरिकल। चलिए ये 2015 का सीबीएसई का सवाल है, फटाफट करना है भाई साहब। इन द टू इलेक्ट्रिक सर्किट्स शोन इन द फिगर डिटरमिन द रीडिंग्स ऑफ आइडियल अमीटर एंड द आइडियल वोल्ट मीटर। अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग्स फटाफट। Done, done, done. In the two electric circuits shown in the figure, determine the readings of ideal ammeter. Ammeter दोनों में मेजर कर रहे हैं। ammeter क्या मेजर करेगा भाई साहब? करंट। ठीक है, सो बेसिकली आपको करंट कैलकुलेट करना है। यहां पे देखो डिफरेंस क्या है, वो जो बचपन में आता था ना, ये पिक्चर देखो, पिक्चर भाई साहब डिफरेंस पढ़ रहे 6 6 1 1 वोल्टेज, तो ये प्लस, हाँ ठीक है, तो ये प्लस माइनस और ये हो गया आपका माइनस प्लस। इधर से देखो, इधर से वो जाने दो, वो आपका वोल्टेज मेजर कर रहा है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तो वोल्टेज मेजर करने का इक्विपमेंट है। ये प्लस माइनस है, ये माइनस प्लस है, मतलब ऑपोजिट पोलैरिटीज कनेक्टेड है। और यहाँ पे भाई साहब सेम पोलैरिटीज कनेक्टेड है। ठीक है, तो एक में होगा भाई साहब ईएमएफ आपका ऐड और एक में होगा ईएमएफ सब्ट्रैक्ट। तो टोटल ईएमएफ यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? टोटल ईएमएफ फर्स्ट सर्किट में भाई साहब टोटल ईएमएफ आपका कितना हो गया? यहाँ पे ऐड हो जाएगा, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है, तो 6 + 9 15 वोल्ट हो गया ईएमएफ। ठीक है, टोटल वोल्टेज विल बी 15 वोल्ट्स एंड टोटल रेजिस्टेंस भाई साहब क्या हो जाएगा? ये रेजिस्टेंस आप देखो यहाँ पे आपका 6 + 15, ये रेजिस्टेंस आपका भाई साहब क्या है? सीरीज में। सीरीज में क्यों है समझ में आ रहा है भाई साहब? ये देखो यहाँ पे अगर एक ही वोल्टेज होता ना जो दोनों से कनेक्टेड है, तब ये भाई साहब पैरेलल होता था, लेकिन ये सीरीज में है, तो आपका टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 1 + 1 दैट इज 2 ohms। ठीक है, तो आपका करंट यहाँ पे कितना हो जाएगा? करंट विल बी V/R, दैट्स 15/2, दैट्स 7.5 एम्पियर्स। क्लियर है? यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा? सेकेंड सर्किट में भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? V = कितना? ये हो गया आपका 9 - 6 दैट इज 3 वोल्ट। ठीक है, R = 2 ohms। I की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? V/R, तो ये हो गया 3/2 दैट इज 1.5 एम्पियर्स। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। रेजिस्टिविटी भाई साहब क्या होती है आपकी? व्हाट इज रेजिस्टिविटी? द रेजिस्टिविटी आपका नंबर ऑफ n, मतलब क्या होता है? इफ n, e and tau and m have their usual meanings। n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, e हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज विच इज 1.6 × 10⁻⁻19, टाउ हो गया आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एंड m हो गया भाई साहब मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, देन द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज गिवन बाय आपका रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू m, ठीक है, ne²/τ। याद कीजिए भाई साहब, ये हमने डिराइव किया था, mne²/τ, m/ne²τ। तो आपका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? L दिया हुआ है, तो रेजिस्टिविटी इंटू L/A, दैट इज mne²/τ इंटू L/A। सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? mLne²τA। ठीक है, क्लियर है? क्लियर पीपल? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ गिवन कंडक्टर इज डबल्ड। आपने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया। द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर,
तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, इट विल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, ठीक है, मोबिलिटी विल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। मोबिलिटी आपका भाई साहब देखो, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आपने डबल कर भी दिया, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर दैट विल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। ओके, ये फिर से क्यों आ गया? तो how is the drift velocity in a conductor affected with the rise in temperature? तो drift velocity का फॉर्मूला क्या है भाई साहब? Vd is equal to, मैं भी भूल गया भाई साहब क्या था, E टाउ ना, टाउ अपॉन m, ठीक है। तो यहाँ पे राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर का तो कुछ भी नहीं हो रहा भाई साहब यहाँ। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दिस इज टाउ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम और m। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज, अगर हम देखेंगे, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अगर आप टेम्परेचर को राइज करते हैं तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाएगा, मतलब आपका करंट भी डिक्रीज हो जाएगा, मतलब आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। सो टाउ विल डिक्रीज विथ टाइम, टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टाउ डिक्रीज होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सो दिस विल डिक्रीज, सो Vd विल डिक्रीज, ठीक है, Vd विल डिक्रीज। सो विथ राइज इन टेम्परेचर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल डिक्रीज, ठीक है। ओके, define the term drift velocity of electrons, obtain the relationship between the current density and the drift velocity of electrons। तो current density भाई साहब क्या होता है, J is equal to I by A, और I की वैल्यू क्या होती है, N E A V D, ठीक है। तो आपका J का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई साहब, I by A that is N number of electrons per unit volume, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन A। तो ये भाई साहब कैंसिल, तो J की वैल्यू क्या हो गई, NeVd, ठीक है। J की वैल्यू हो गई भाई साहब NeVd, यही होगा ना भाई साहब, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये रिलेशनशिप हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके ओके, okay, how do you calculate the shunt required to increase the range n times, ठीक है। आपका भाई साहब रेंज इन द अरेंजमेंट एज शोन इन द फिगर, I and Ig are the current through the circuit and the galvanometer। तो ध्यान से देखो भाई साहब, यहाँ पे Ig करंट इसमें जा रहा है और Is इसमें जा रहा है, ये आपका I करंट है, ठीक है। तो आपका भाई साहब Is कितना हो जाएगा, Is बाई कर्शॉफ्स जंक्शन लॉ दैट विल बी I माइनस Ig हो जाएगा, है कि नहीं। Is जो शंट में जा रहा है वो कितना हो जाएगा, I माइनस Ig, ठीक है। ओके, गैल्वेनोमीटर में यहाँ पे भाई साहब, ठीक है, तो देयरफॉर करंट पासिंग थ्रू द शंट, करंट पासिंग थ्रू द शंट कितना हो जाएगा, देखो करंट पासिंग थ्रू द शंट दैट विल बी G, ये हो गया G इंटू I ऑफ G, ये हो गया भाई साहब करंट पासिंग थ्रू द शंट। एंड करंट सॉरी करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, IR, Ig गैल्वेनोमीटर से करंट पास कर रहा है और G इसका रेजिस्टेंस है। शंट का भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो, S इसका रेजिस्टेंस है और कितना करंट पास कर रहा है भाई साहब, I माइनस Ig लिख सकते हैं या IS भी लिख सकते हैं। ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो दोनों का वोल्टेज सेम, दैट इज S इंटू I माइनस Ig इज इक्वल टू G इंटू Ig, ठीक है। क्लियर भाई साहब, तो ये हो गया आपका भाई साहब S इज इक्वल टू G Ig अपॉन I माइनस Ig, ठीक है। S इज इक्वल टू G Ig, ठीक है, अपॉन I माइनस Ig, ये हो गया भाई साहब शंट का, ठीक है। यही आपसे पूछा यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन यूज फॉर कलेक्टिंग द रेंज ऑफ द करंट दैट द गैल्वेनोमीटर कैन मेजर इफ द करंट इज n टाइम्स द करंट Ig, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ठीक है, टू इंक्रीज द रेंज बाय n टाइम्स। तो जो करंट है, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे करंट इज n टाइम्स, तो आपका करंट क्या है, n ऑफ Ig, मतलब आप जो मेजरेबल करंट है उसको बढ़ा रहे हैं n टाइम्स।
तो गैल्वेनोमीटर से भाई साहब NIG, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ देखो, हाउ डू यू कैलकुलेट द शंट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द रेंज n टाइम्स। यहाँ पे आपका करंट जा रहा है जिसको मेजर कर रहे हैं, तो इसका रेंज आप बढ़ा रहे हैं, मतलब जो जो करंट अभी तक जा रहा था IG, उसको बढ़ाकर आपने कितना कर दिया, NIG कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका टोटल करंट हो गया, I इज इक्वल टू NIG, ठीक है। इतना करंट आपका इधर से जा रहा है, कहां से, गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर का कैपेसिटी आपने बढ़ाया है n टाइम्स, so the current that is flowing to the galvanometer is NIG, ठीक है। ओके, so the current that is flowing to the galvanometer, तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, जहां जहां भी IG है वहां पे आप क्या लिखोगे, NIG, ठीक है। सो दिस विल बी G, ओ नहीं, ये वाला टोटल करंट है, टोटल करंट है जो यहाँ पे जा रहा है, इसको मेजर कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है। टोटल, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से तो IG करंट ही जाएगा, मैक्सिमम करंट तो भाई साहब इधर से फ्लो होगा ना, ठीक है। तो G, और ये हो गया भाई साहब आपका IG अपॉन NIG माइनस IG होगा, ओके ठीक है। तो ये हो गया आपका GIG अपॉन N-1 इंटू IG, तो ये हो गया आपका शंट, दैट इज G और G कैंसिल, तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, G अपॉन N-1, ठीक है। दिस इज अ रिक्वायर्ड शंट टू इंक्रीज द रेंज टू n टाइम्स। अगर आप भाई साहब रेंज को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब आप टोटल करंट जो पहले जा रहा था वो कितना था, I, इसको आप मेजर कर रहे थे, अभी टोटल करंट कितना है भाई साहब, N ऑफ I, ठीक है। मतलब IG करंट पहले गैल्वेनोमीटर से जा रहा था, अभी आप NIG करंट फ्लो करा रहे हैं। आपने देखा भाई साहब स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपका क्या है, S इज इक्वल टू IG इंटू G अपॉन I माइनस IG, तो आपका IG तो वही रहेगा, ठीक है, उतना ही करंट गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी है भाई साहब। यहाँ पे आपने इसको बढ़ा दिया है, दैट इज NIG माइनस IG, और इसी से आपको मिल रहा है ये, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। क्यों, using the concept of drift velocity of charge carriers in a conductor, deduce the relationship between the current density and the resistivity of the conductor, ठीक है। करंट डेंसिटी, तो आपका भाई साहब देखो यहाँ पे करंट कितना है, करंट इज इक्वल टू, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, तो करंट आपका क्या है, NEAVD है भाई साहब, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो ये हो गया क्या भाई साहब आपका टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू A इंटू VD। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, देखो ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो ये हो गया भाई साहब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को अगर आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, और देखो यहाँ पे ये क्या है, A इंटू VD मतलब क्या है, वॉल्यूम पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, देखो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, तो ये क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और ये क्या है आपका VD मतलब क्या होता है, A इंटू L/T, है कि नहीं। तो यहाँ पे भाई साहब ये वॉल्यूम और ये भी तो वॉल्यूम ही हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये क्या हो जाएगा आपका Q/T, दैट इज करंट, ठीक है। तो करंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू आपका भाई साहब इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू A इंटू VD, और आपका J क्या हो जाएगा भाई साहब, I/A, सो दैट विल बी हाउ मच, NEA, ठीक है। J की वैल्यू हो गई है, ठीक है। सो आपका यहाँ पे J को और किस तरीके से अपन लिख सकते हैं भाई साहब, तो J इज ऑल्सो करंट डेंसिटी इज गिवन बाई I/A, ठीक है। तो J की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी भाई साहब, J की वैल्यू हो जाएगी आपका कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है भाई साहब, है ना। J की वैल्यू होती है कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और कंडक्टिविटी होती है भाई साहब 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का आपने क्या निकाला था भाई साहब, M/N/E² टाउ ना, क्या, हाँ M, हाँ A कहां से आएगा रे, A नहीं आएगा, हाँ M/N/E² टाउ, M/N/E² टाउ, ठीक है, M/N/E² टाउ, ये आपका, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी भाई साहब, इसका उल्टा NE² टाउ बाई M, ठीक है। तो इस कंडक्टिविटी की जगह पे अपने लिखा NE² टाउ बाई M इंटू E, ठीक है, क्लियर है। तो J की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, J की वैल्यू हो जाएगी NE² टाउ E
टाउ ई, ठीक है, बाई एम, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ जे। ठीक है, क्लियर है? ओके, अगर भाई साहब आपको जे को ऐसे लिखना है तो जे को अपन लिख सकते हैं कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और जे कैन बी रिटन एज 1 upon resistivity into electric field. ठीक है, so a current density and electric field are established in a conductor whenever a potential difference is maintained across the conductor. ठीक है, ओके ओके ओके। ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखिए क्या होता है, देखो आपका होता है E, दैट इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अपॉन m. दिस इज बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। okay 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 estimate the average drift speed of conduction electrons in a copper wire of cross sectional area this, ठीक है, carrying a current of this much, assume that the density of conduction of electrons to be per meter cubic। मतलब आपको n दिया हुआ है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 9 into 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूबिक, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ओके, I की वैल्यू क्या होती है बोलो, NEAVD। ठीक है, तो VD की वैल्यू क्या हो जाएगी, I अपॉन NEA। I की वैल्यू यहाँ पे भाई साहब कितनी हो गई, I की वैल्यू है 1.5। ठीक है, N की वैल्यू कितनी है, 9 into 10 raised to 28। E की वैल्यू कितनी हो गई, 1.6 into 10 raised to minus 19। ठीक है, और A की वैल्यू यहाँ पे भाई साहब क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है आपका 1 into 10 raised to minus 7। ठीक है, क्लियर है? सो अप्रोक्सीमेटली भाई साहब उतना वैल्यू आ जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो ये थे कुछ गिने चुने PYQs। ठीक है, चाहिए भाई साहब, मैथ्स का क्लास है।